हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। बेटा आज आप लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का कंपलसरी पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। बेटा इसके पहली क्लास में आपने इसके अर्थ, आवश्यकता, उद्देश्य इत्यादि के विषय में अध्ययन किया। इसके अलावा बेटा विद्यालय प्रबंधन के कुछ क्षेत्रों के विषय में अध्ययन किया। आज मैं उसी भाग को पूरा करने जा रही हूँ, उसी पार्ट को पूरा करने जा रही हूँ। विद्यालय प्रबंधन के कुछ और प्रमुख क्षेत्रों के विषय में अध्ययन कराऊंगी। तो बेटा जो आपने पहली क्लास में पढ़ लिया है उसके विषय में आप लोग जान लीजिए। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र। बेटा विद्यालय प्रबंधन के क्या स्कोप है और वो क्यों बनाए जाते हैं? तो बेटा विद्यालय जो प्रबंधन होता है वो विद्यालय की जो भी नीति होते हैं, नियम होते हैं, उनको नियंत्रण करने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्रों को बनाया जाता है। इसके पहली क्लास में आप लोगों ने शैक्षिक क्षेत्रों के विषय में शैक्षिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, भौतिक संसाधनों से संबंधित क्षेत्र। इसकी पहली क्लास में आपने शैक्षिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र और भौतिक संसाधनों से संबंधित क्षेत्रों के विषय में अध्ययन किया बेटा। इसके अलावा बेटा और भी कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिनके विषय में आप लोग आज अध्ययन करेंगे। तो इसमें फिफ्थ नंबर में आता है कार्मिक क्षेत्र। कार्मिक क्षेत्र बेटा जो मानव के कर्मों से जुड़े होते हैं, जिनके द्वारा सभी कार्यों को, चाहे वो नीति हो, चाहे वो नियम हो, उनको आगे बढ़ाया जाता है मानव से संबंधित, उन्हें ही हम कार्मिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें पहले नंबर में आता है शिक्षक एवं कर्मचारियों की नियुक्ति। मतलब कि जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ हो बच्चों के स्तरानुकूल, हमें शिक्षक एवं उसी के हिसाब से कर्मचारियों की नियुक्ति भी विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में आती है। अगले नंबर में आता है प्रशिक्षण एवं, सेकंड नंबर में प्रशिक्षण मतलब किसी चीज का प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण एवं विकास बेटा समय समय पर जो भी नई नीति, नए नियम लागू हो रहे हैं उससे संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षण देते रहना चाहिए ताकि वह बच्चों का सही ढंग से विकास कर सके बेटा। अगले नंबर में आता है कार्य, थर्ड नंबर में कार्य विभाजन। इसके अलावा इसके क्षेत्रों के अंतर्गत कार्यों का विभाजन भी करते रहना चाहिए। मतलब कि
एक ही व्यक्ति के ऊपर सारे कार्य नहीं थोपने चाहिए। उनके उनके स्तरानुकूल कार्य को विभाजित करते रहना चाहिए ताकि हम उन्नति के शिखर की ओर आगे बढ़ सके। अगले नंबर में आता है प्रेरणा। प्रेरणा एवं सेवा शर्तें। प्रेरणा एवं सेवा शर्तें, बेटा चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो बालक हो, सभी को समय समय पर मोटिवेट करते रहना चाहिए। बच्चों के पेरेंट्स को बुलाकर पेरेंट्स मीटिंग करके उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए कि आप बच्चों को पढ़ाना जरूरी है इत्यादि। इसके अलावा जो भी सेवा की शर्तें हैं वो भी विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। बेटा अगले नंबर में आता है छात्र कल्याण क्षेत्र। ये था आपका 5th नंबर। 6th नंबर में आता है छात्र कल्याण क्षेत्र। छात्र कल्याण क्षेत्र मतलब छात्र के वेलफेयर के लिए जो भी समितियां निर्धारित की गई हो, बेटा उनसे संबंधित जो भी कार्य हैं उनको एक दूसरे में विभाजित करके उनके कल्याण की ओर सोचना चाहिए। चाहे वो स्कॉलरशिप हो गई या बच्चों के लिए वेलफेयर के लिए जो भी समिति या संगोष्ठियां बनाई गई हो उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। अगले नंबर में आता प्रवेश एवं, बेटा इसके अंतर्गत जो भी प्रवेश हो गया या स्वास्थ्य संबंधी चीजें हो गई उन सभी चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। बेटा छात्र कल्याण के अंतर्गत आता है पहले नंबर में प्रवेश एवं नामांकन। बेटा इस तरह का मतलब जो भी माहौल उत्पन्न किया जाए जिससे जो भी विद्यालय हो उसमें प्रवेश के लिए बच्चे आगे से आगे बढ़े। जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो गई या पीडीएफ बनाकर देना या पीपीटी प्रेजेंटेशन करना इत्यादि, मतलब जितना से अच्छा बच्चों को अगर हम सिखाने की कोशिश करेंगे तो हमारे जो भी विद्यालय जो भी संस्था है उसमें प्रवेश और नामांकन की संख्या बढ़ती जाएगी। अगले नंबर में आता है स्वास्थ्य एवं, इसी में 2nd नंबर में स्वास्थ्य एवं परामर्श सेवाएं। बच्चों के लिए समय समय पर डॉक्टरों की व्यवस्था करना, उनका मंथली चेकअप कराना और उसमें जो भी कमियां आ रही हो उसके लिए परामर्श सेवाएं भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगले नंबर में आता है खेल कूद मतलब खेल कूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम। बेटा समय समय पर बच्चों को खेल कूद हो गया या कल्चरल कार्यक्रम हो गया जो शिक्षाप्रद होते हैं, बच्चों की शिक्षा से संबंधित जैसे नुक्कड़ नाटक हो गया इत्यादि की भी व्यवस्था कराते रहना चाहिए ताकि बच्चों का विकास हो सके। बेटा ये सारी चीज हमारे पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आती है। अगले नंबर में आता है छात्र अनुशासन व 7th नंबर में छात्र अनुशासन व मार्गदर्शन। छात्र को समय समय पर अनुशासित करते रहना चाहिए ताकि वह अपना कार्य सही ढंग से कर सके। बेटा जब छात्र सही ढंग से विकास की ओर जाएंगे तो बेटा हमारे देश का भी विकास हो सकेगा। मतलब कि समय समय पर छात्र अगर समय से वो ना आ रहे हो
और सही से क्रियाकलाप न कर रहे हो, पढ़ाई में ध्यान न दे रहे हो, तो उनको समय समय पर मार्गदर्शित भी करते रहना चाहिए। बेटा अब 7वें नंबर में आता है, इधर लिख रही हूं मैं 7वें नंबर में आता है सामुदायिक एवं अभिभावक संबंध। सामुदायिक एवं अभिभावक संबंध। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो समुदाय में उसके आपसी संबंध में समन्वय होना चाहिए, एकता की भावना होना चाहिए। इसके लिए बेटा समय समय पर अभिभावकों से संबंध रखने के लिए हमें पेरेंट्स मीटिंग को बुलाना चाहिए, ताकि बच्चों की कमियां हो, अच्छाइयां हो, उसके विषय में हम उनको जागृत करा सके, उनको बता सके। इसमें बेटा पहले नंबर में आता है अभिभावक शिक्षक सहयोग। अभिभावक शिक्षक सहयोग। बेटा जब हम समय समय पर शिक्षकों की मीटिंग पेरेंट्स के साथ करेंगे और उनको उनके बारे में बताएंगे, तो वो भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देंगे। ये सारी चीज विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। अगले नंबर में आता है स्थानीय समुदाय से स्थानीय समुदाय से संबंध। इसके अलावा जो भी स्थानीय समुदाय हैं उनसे भी समन्वय की नीति अपनानी चाहिए, उनसे भी संबंध रखना चाहिए, ताकि समय आने पर सभी लोग एक दूसरे के काम आ सके। बेटा अगले नंबर में आता है विद्यालय की सामाजिक छवि का निर्माण। विद्यालय की सामाजिक छवि का निर्माण। विद्यालय की सामाजिक छवि का निर्माण। बेटा जब बच्चों को समय समय पर हम मोटिवेट करते रहेंगे, मार्गदर्शित करते रहेंगे, उनको परामर्श देते रहेंगे, तो और समय समय पर उनके वेलफेयर के लिए सोचते रहेंगे, इन सारी चीजों का समन्वय होगा, तो विद्यालय की जो भी सामाजिक छवि होगी उसका अत्यधिक निर्माण हो सकेगा। तो बेटा ये थे विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र, जिसमें शैक्षिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, भौतिक संसाधनों से संबंधित क्षेत्र, इसके अलावा कार्मिक क्षेत्र, छात्र कल्याण क्षेत्र, और उसके अलावा सामुदायिक एवं अभिभावक संबंध। बेटा तो हम विद्यालय के जो भी क्षेत्र हैं, प्रबंध के जो भी क्षेत्र हैं, उनका निर्माण विद्यालय की नीति नियमों को नियंत्रित करने के लिए बनाते हैं, ताकि हमारा विकास जो है, हमारे बच्चों का विकास जो है, वो सही दिशा में जा सके। बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।